नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम यूज ऑफ नो सूनर देन, ये कक्षा 10वीं और 12वीं का एक इम्पॉर्टेंट यूज है। नो सूनर देन जी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि नो सूनर और देन दोनों के बीच में ये डॉट डॉट लाइंस लगी हुई हैं, है ना। इसका सीधा सा रीजन है कि नो सूनर और देन का यूज जिस सेंटेंस में होगा ये दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब नो सूनर अलग आएगा और देन एक अलग जगह पे लगेगा, तो इनका यूज हम करेंगे कहाँ। तो इसका हम क्या कुछ रूल्स देखेंगे, ओके, कुछ रूल्स देखेंगे और एक स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब फॉर्मूला देखेंगे। मैं आपको रूल्स और फॉर्मूले दोनों के माध्यम से नो सूनर देन का प्रयोग समझाऊंगा। कोशिश यही रहेगी कि आप सभी को नो सूनर देन का प्रयोग आज के बाद सबसे बनने लगे। तो इसके लिए कुछ रूल हैं, इन रूलों को मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझना है। जिसमें ये कक्षा 10वीं 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ये यूज कंपलसरी आता है। 1 नंबर का इसका यूज अपने को नंबर ऑफ मार्किंग रहते हैं। जिसमें पहला इसका जो रूल्स है कि हम नो सूनर देन का यूज किस प्लेस में करेंगे, कैसा करेंगे, सेंटेंस कैसा होगा। तो ध्यान रखेंगे कि नो सूनर देन का प्रयोग जब कर आता है किसी भी सेंटेंस में, तो इसका प्रयोग जो होता है किसी भी दो कार्य के लिए, मतलब टू वर्क्स, ओके, टू वर्क्स होंगे। और इन दोनों जो कार्य होंगे, मानिए जो टू वर्क्स होंगे, इन दोनों में क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। कैसा रहेगा कि जो फर्स्ट वर्क होगा, फर्स्ट वर्क फिनिश की हालत में रहेगा, ठीक है। मतलब पहला कार्य जो रहेगा वो समाप्त होएगा और दूसरा कार्य जो रहेगा वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि नो सूनर देन का प्रयोग अपन जब करते हैं तब वो दो कार्य होने की सूचना देता है। मतलब पहला कार्य क्या होता है, खत्म होता है, और जैसे ही पहला कार्य खत्म होता है और दूसरा कार्य अपने आप स्टार्ट हो जाता है। रूल नंबर 2, इसका रूल नंबर 2 कहता है कि ये जो टू वर्क्स रहेंगे इन दोनों कार्यों के मध्य थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। समझ रहे हैं, क्या रहेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। मतलब पहला कार्य समाप्त होगा और दूसरा कार्य चालू होने में थोड़ा सा ही डिस्टेंस रहेगा। और नो सूनर का प्रयोग जो करेंगे अपन, नो सूनर देन का प्रयोग जो करेंगे, तो नो सूनर का जो प्रयोग होगा अपना, ये नो सूनर, इसका प्रयोग होगा सेंटेंस के फर्स्ट में, है ना। मतलब सेंटेंस के फर्स्ट में अपन किसका प्रयोग करेंगे, नो सूनर का प्रयोग करेंगे वाक्य के प्रारंभ में। और देन का प्रयोग क्या करेंगे, जो सेकंड सेंटेंस जहां से अपना स्टार्ट होगा तो वहां पे दोनों सेंटेंसों को क्या करेंगे, कंबाइन करने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य हुआ नो सूनर का प्रयोग वाक्य प्रारंभ में होगा, देन का प्रयोग कहां करेंगे हम, तो देन का प्रयोग करेंगे जहां पे दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा और पहला सेंटेंस फिनिश होगा। इसका रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें रूल में क्या है कि इसी में बच्चे ज्यादातर गलत करते हैं, इसलिए आप लोगों को ये जो रूल नंबर 4 है इसको सबको अच्छे क्लियर समझना है। प्यारे बच्चों देखिए, जब अपन नो सूनर का प्रयोग करते हैं तो अपन को 3 वर्ड्स नो सूनर के बाद लगाने पड़ते हैं। एक लगाते हैं डू, एक लगाते हैं डज और एक लगाते हैं डन, डेड, सॉरी, क्या लगाते हैं, डेड। तो डू और डज और डेड, है ना, ये किसके बाद आते हैं, जब अपन नो सूनर का प्रयोग कर देते हैं उसके बाद डू, डज और डेड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब डू कहां लगाएं, अब डज कहां लगाएं और डेड कहां लगाएं, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि यदि आपका जो पहला सेंटेंस है,
जो आपका ये पहला सेंटेंस है, यदि आपका ये पहला सेंटेंस किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करेगा तो उसकी वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म में होगी या तो फिफ्थ फॉर्म में होगी। अब यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म में हो तो हमको पता है कि वर्ब यदि किसमें है, वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में है तो आपको डू का प्रयोग करना है, और यदि वर्ब फिफ्थ फॉर्म में है तो आपको डज का प्रयोग करना है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो डू और डज है ना, तो ये अपन कहाँ लगाएंगे बेटा, इसको हम लगाएंगे जहां पे वाक्य अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल फॉर्म में होगा तो डू का प्रयोग करेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसमें सिंगुलर में होगा तो डच का प्रयोग करेंगे। तो सर अगला क्वेश्चन फिर आएगा आपका कि सर तो फिर डिड का प्रयोग कहाँ करेंगे, वेरी सिंपल, डिड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कहाँ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म आती है तो हम यहाँ का लगाएंगे DID, इट मीन्स डेड। तो हम डू डज डिड कहाँ लगाएंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको इरेज कर दे रहा हूं जी। तो हमने इनके कुछ रूल देखे, रूल क्या देखे, आई रिपीट द रूल, ओके। तो क्या है कि इसमें रूल देखे हमने कि हम जब नो सूनर का प्रयोग करेंगे तो दो वर्क चलेंगे, माने टू वर्क्स रहेंगे, और टू वर्क्स में क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। काहे का डिस्टेंस रहेगा, ए जो पहला सेंटेंस रहेगा उसके फिनिशिंग की बात आएगी कि वो सेंटेंस जो है ऐसा उसमें सेंस दिखाया जाएगा कि पहला वर्क अपना फिनिश हो रहा है, दूसरा वर्क स्टार्ट हो रहा है, और दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिस्टेंस है। फिर कहता है कि नो सूनर का प्रयोग वाक्य के सेंटेंस के प्रथम में करना है, और देन का प्रयोग दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करना है। फिर क्या कहता है, फिर अगला रूल कहता है कि सर आप डू और डच का डिड का प्रयोग करो, कहां, नो सूनर के बाद। आफ्टर नो सूनर यू यूज द डू डज डिड, ओके। वेयर यूज डू डज डिड, आई यूज डू डज डिड इन द टेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, ओके। तो यदि आपका सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल में है तो यू यूज द वर्ब ऑफ हेल्पिंग वर्ब डू and singular does, or past indefinite singular plural you use the helping verb of did, okay। so एक चीज और याद रखना बेटा अपन को कि जब हम सेंटेंस में डच का प्रयोग करेंगे तो ध्यान रहे आपकी वर्ब फिफ्थ फॉर्म में होगी, तो जब अपन डज लगा देंगे तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। इसके बाद यदि हम पास्ट इंडेफिनिट डिड का प्रयोग करेंगे तो डिड में वर्ब कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म में आएगी, और जब डिड लग जाएगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। ये विशेष ध्यान रखना है, ये बहुत सारे बच्चे इसकी माइनर मिस्टेक करते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। अब इसका फॉर्मूला कैसा आएगा, तो मैं आपको फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला दिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, दोनों फॉर्मूला बताने का प्रयास करूंगा कि फॉर्मूला होते कैसे हैं। तो ये हम आपको अभी कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला दिखा रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन फॉर्मूला जो होते हैं ना बेटा, ये गाइडों में नहीं मिलते, ये मैंने अपने तरफ से आपके लिए, मतलब ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से सॉल्विंग हो जाए इसके लिए बनाया है। तो चलिए कैसा बनाएंगे, हो सकता है यहां पे स्ट्रक्चर के मध्य से शुरुआत में एज सून एज, सबसे पहले आपको वाक्य में एज सून एज मिलेगा। यदि एज सून एज नहीं मिलता तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी मेन वर्ब मिलेगी आपको, ठीक है, मेन वर्ब मिलेगी। मेन वर्ब आपकी जो हो सकती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो कर सकती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल को फॉलो कर सकती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर को फॉलो कर सकती है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट में आ सकती है। इसके बाद क्या रहेगा, इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, और यहां से सेकेंड सेंटेंस चालू होगा। तो सेकेंड सेंटेंस में क्या होगा कि आपका यहां उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दें अपन को, अब ये क्वेश्चन है, अब इसका जब हम आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो आंसर के लिए स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, वेरी सिंपल, बहुत सरल है।
क्या करना है हमको, यदि एज सून एज आया है तो एज सून एज को रिमूव करना है, मतलब हटा देना है। तो एज सून एज के स्थान पर क्या लिख देंगे अपन, नो सूनर लिख देंगे। यदि सेंटेंस में एज सून एज नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, क्या सब्जेक्ट हटा देंगे, नहीं, हमको एज सून एज यदि आता है तो एज सून एज को हटाना है और उसके स्थान पर किसको लगा देना है, नो सूनर को लगा देना है। लेकिन यदि सेंटेंस में एज सून एज नहीं आया है तो क्या करना है, हमको सब्जेक्ट के पहले एज सून एज का प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का। अब आंसर राइटिंग कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर कैसे बनाएंगे। आंसर बनाने के लिए बेटा अपन को क्या करना है, सबसे पहले लिखना है नो सूनर। ओके, नो सूनर। नो सूनर के बाद ये तीन चीजें आ सकती हैं, क्या आएंगी, जैसे आएगा डू, या फिर आएगा डज, या फिर आएगा डिड। ये देखिए, या तो डू आ सकता है, या तो डज आ सकता है, या तो डिड आ सकता है। आप चाहे डू लगाएं, चाहे डज लगाएं, चाहे डिड लगाएं, उसके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करेगी। इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और देखिए बेटा, ये कॉमा लगा है, ऐसे क्वेश्चन में कॉमा आएगा, तो जब यहाँ कॉमा आएगा तो कॉमा के स्थान पर अपन देन कनेक्टर का यूज करेंगे, और ये देन जब यहाँ लग जाएगा तो ये दोनों टूटे हुए वाक्य क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देन यहाँ लगा देंगे कॉमा में, दूसरे सेंटेंस की स्टार्टिंग में, पहले सेंटेंस की फिनिशिंग में, और इसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट, और उसके बाद उसकी मेन वर्ब, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। ये इस प्रकार हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम इसके आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से ये पूरे रूल्स और फॉर्मूलेस का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्विंग करेंगे। तो मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन आता, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, कि एज सून एज ओके, एज सून एज द thief saw the police। ये देखिए, as soon as the thief saw the police, comma, he run away। ये देखिए, ये प्यारा सा क्वेश्चन आता है पेपर में। देखिए, ये अपने क्वेश्चन को ना पूरे को फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है, सर ने बोला था एज सून एज आया है, तो एज सून एज आएगा, तो देखिए लिखा है, इसके बाद सब्जेक्ट द थीफ लिखा है, मेन वर्ब सा लिखा है, और ऑब्जेक्ट पुलिस लिखी है। इसके बाद सेकंड सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट लिखा है ही, है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है, मेन वर्ब लिखी है अपनी रन, और ऑब्जेक्ट अवे। कहने का मतलब क्या है, अब अपन ने देखो, अब अपन रूल्स को क्लियर करते हैं कि कैसे रूल फॉलो कर रहा है। रूल कहता है 2 वर्क्स रहेंगे, तो यहाँ 2 वर्क हो रहे हैं। देखो, पहला वर्क ये हो रहा है, एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस। पहला कार्य कह रहा है कि जैसे ही चोर ने किसको देखा, पुलिस को देखा, तो यहाँ पहला कार्य फिनिश हो रहा है। यहाँ पे चोर का पुलिस को देखने का कार्य बंद हो रहा है, और ही रन अवे, दूसरा कार्य स्टार्ट हो रहा, मतलब देखने का कार्य खत्म, और दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ कि चोर वहां से क्या करा, ही रन अवे, वो भाग गए वहां से। क्यों भाग गए, क्योंकि हमने यहाँ बताया था कि 2 वर्क्स होंगे, 2 वर्क में एक कार्य, जो पहला कार्य होगा वो फिनिश होगा, मतलब देखने का कार्य बंद हुआ, और दूसरा कार्य चालू हुआ, मतलब ही रन अवे, और वो पुलिस को देख के चोर भाग गए, माने दूसरा कार्य स्टार्ट हो गया। वेरी गुड। तो क्या करें हम, तो हमको क्या करना है, हमको नो सूनर का प्रयोग करना है। तो हम नो सूनर का प्रयोग करें कहां, रूल कहता है वाक्य के प्रथम में करिए। तो सबसे पहले हमको कहां लगाना, नो सूनर लगाना है। तो क्या एज सून एज के पहले लगाना है, नहीं, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले एज सून एज को हटाएंगे, एज सून एज को क्या करेंगे, हटाएंगे, और एज सून एज के स्थान पर क्या लगाना है हमको, नो सूनर। तो चलिए लगाएं, ठीक है। आप भी मेरे साथ आंसर बनाने का प्रयास करिएगा। तो हम लिखेंगे, पेन चला अच्छे से, तो आंसर बनाएंगे, लिखेंगे नो सूनर, क्या, देखिए ये आंसर राइटिंग। सबसे पहले नो सूनर लिखना, तो हमने लिख दिया। फिर नो सूनर के बाद डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, डिड लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस। सो दिस इज द वर्ब ऑफ सा। व्हाट इज सा? सा इज अ V2. V2, it means to say
past indefinite tense. Okay, this tense past indefinite tense. I say that this sentence of past indefinite, तो past indefinite take the helping verb of did. Okay, तो no sooner after do, does, did, तो you use the helping verb of did. Okay, I write did. Okay, did after verb converted as V1 form. So she saw seen, so saw V2 saw V2, और सा की जो V1 होगी वो क्या होगी, सी एस डबल ई. तो यहां लिखेंगे, देखिए अच्छे से आप, कि नो सूनर फिर डेड. डेड के बाद हमको यहां क्या लगाना है बेटा, यहां लगाना है सब्जेक्ट. क्या लगाना है, सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, द थीफ. द थीफ, ये लिख दिया हमने थीफ. थीफ के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब. मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म. तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी होता है. तो हम ये लिख दिए सी. ओके, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, द पुलिस. ये तो देखो बेटा, ये अपना पहला सेंटेंस यहां पे फिनिश हो रहा. ऑब्जेक्ट ये आ गया अपना पुलिस. पुलिस के बाद सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, तो ये सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट ही लगा है. लेकिन अपन ने बताया था कि नो सूनर का प्रयोग वाक्य प्रथम में और देन का प्रयोग दोनों वाक्यों के बीच में, मतलब मिडिल ऑफ द यूज ऑफ देन. ओके, तो देन का प्रयोग हम कहां करेंगे, ये कॉमा के स्थान पर. ये आ गया देन, आ गया देन. तो देन के बाद इस सेकेंड सेंटेंस को ज्यों कहते हो एज इट इज ऐड कर देंगे. तो यहां लिखेंगे ही रन अवे. ये अब एक बच्चा कह रहा है कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि किसी में एज सून एज आएगा और किसी में एज सून एज नहीं आएगा. तो फिर जिसमें एज सून एज नहीं आएगा तो उसका सेंटेंस कैसा आएगा, चलो अपन उसको भी बना के देखते हैं. तो देखो, इसी सेंटेंस को अपन बिना एज सून एज के बना के देखते हैं. जैसे अभी एज सून एज आया था, हम बिना एज सून एज के लिख रहे हैं, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा. ये अब एक और सेकंड एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है. तो सेकंड एग्जाम्पल में हम बिना एज सून एज के लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसा, द थीफ. द थीफ अभी पास्ट का था, अब अपन इसको प्रेजेंट में बनाते हैं. तो ये थीफ सिंगुलर है, तो इसकी वर्ब अपन सिंगुलर फॉर्म में लगा देंगे. देखिए ये V5 आ गई. अब यहाँ पे द थीफ्स सीज द पुलिस. ओके, सीज द पुलिस, और यहां पे फिर कॉमा लगा देंगे और लिख देंगे क्या, ही रन्स, RUNS AWEY, रवि. देखिए प्यारा सा क्वेश्चन, विदाउट एज सून एज. ओके, तो हमको स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है बेटा, स्ट्रक्चर का साथ नहीं छोड़ना है, आंसर के स्ट्रक्चर को पकड़ के चलना है. चलिए सबसे पहले क्या लिखना है हमको, नो सूनर. तो नो सूनर कहां लिखे सर, इतने तो एज सून एज नहीं आया. तो हमने बताया था ना कि नो सूनर का प्रयोग अपन को वाक्य के प्रथम में करना है. तो यहां लिखे सबसे पहले आंसर, आंसर के बाद क्या लिखना है, सबसे पहले नो सूनर. नो सूनर के बाद क्या लिखना है, द थीफ. लिख दिए, नहीं, नो सूनर के बाद हमको क्या लगाना है, नो सूनर के बाद हमको लगाना है डू, डज, डेड, तीन में से एक. तो सबसे पहले हमको टेंस चेक करना है. तो चलिए चेक करते हैं कौन सा टेंस है. तो ये लगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. फिफ्थ फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और जब प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगा है तो या तो लगाएंगे डू या तो लगाएंगे डज. तो डू डज कब लगेंगे, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डू और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म तो डज. तो कौन सी फॉर्म, एस फॉर्म. इट मीन्स टू से फिफ्थ फॉर्म. तो लगाएंगे हम क्या, हम लगाएंगे सर डज. तो चलिए लगाते हैं डज. आप भी मेरे साथ बनाते चलिएगा. लगा दिए डज. जब डज लग जाएगा तो उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है आपका, थीफ. द थीफ, THIEF, थीफ. और थीफ के बाद वर्ब किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी. तो सीज का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी. ओके, सी होता है ना. और सी के बाद क्या लिखेंगे, द पुलिस. लिख दिए.
फिर देखो बेटा ये फिर कॉमा आ गया, तो क्या लगाना है यहाँ पे, देन, और सेकंड सेंटेंस को सीधे कनेक्ट कर देना है, ही रन्स अवे। देखो मैं आपको पूरा ये SUNH का जो यूज था इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया हूं। इसके बाद एक आध एग्जाम्पल आपके लिए, या फिर एक आध एग्जाम्पल अपन और बना के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कैसा क्वेश्चन आता है, अब मैं थोड़ी यहां जगह बनाता हूं, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपको ये पूरा वो, मैं थोड़ा दूर हुए जा रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग ले लिए होंगे, अब मैं इसको थोड़ा इरेज करके, ये देखो बच्चों ये मेरे स्टार्टिंग वीडियो है, अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, इसलिए मैं आपको इसी बोर्ड के माध्यम से और कुछ नए एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो ये अपना तीसरा एग्जाम्पल आ रहा है, जैसे सेंटेंस कह रहा है द टीचर entered, okay, the teacher entered the classroom, okay, ये the teacher entered the classroom, all students stand up। ये अब फिर देखिए ये क्वेश्चन आया है, अब इसमें एज सून फिर नहीं आया, तो एज सून एज नहीं आया, लेकिन हमको ये वाक्य के प्रथम में क्या लगा देना, नो सूनर लगा देना है। अब इसमें जो अपन रूल लगाए थे, देखो इसमें फिर से वही रूल लगाते हैं कि दो बार खो रहे हैं। पहला बार क्या हो रहा है कि टीचर कक्षा के अंदर आए, एंटर हुए। अब टीचर एंटर हुए तो टीचर जैसे आए और जी आके खड़े हो गए। अब टीचर जब आके खड़े हो गए तो टीचर के क्या होने का, आने का काम बंद। मतलब हमने बताया था दो बार कराएंगे, पहला कार्य फिनिश होगा, माने कौन सा कार्य फिनिश हो रहा, टीचर आए और टीचर के आने का कार्य फिनिश। लेकिन दूसरा कार्य स्टार्ट, कौन सा, जितने बच्चे थे सब बच्चे क्या हो गए, खड़े हो गए। तो ऑल बॉयज या ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड अप, पहला कार्य फिनिश, दूसरा कार्य स्टार्ट। अब फिर क्या कहता है, फिर कहता है सुनो तो, क्या कहता है कि आप नो सूनर का प्रयोग वाक्य के प्रथम में करेंगे। तो चलो आंसर लिखते हैं, आप भी मेरे साथ लिखिएगा और सभी बच्चे नोट्स बनाते चलिएगा। हाँ तो बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखूं मैं, नो सूनर लिख दिया। फर्स्ट यू राइट द यूज ऑफ नो सूनर। नो सूनर आफ्टर यू राइट हेल्पिंग वर्ब do, does, did, okay, according to tense. But this is the main verb in this sentence, entered the tense of be2 past indefinite tense, okay. So past indefinite you use, I use the helping verb of did. So I write did, 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 okay. Why? Because the main verb of second form. So did after you write subject. What is subject? The teacher. ये है आपका subject. Subject after you write the verb, the form of V1. Okay, तो entered the form of V2. Okay, V2 converted is V1. Why converted V1? Because entered B2, so I write the did, okay, did after this verb, it converted is V1, तो यहां पे हो जाएगा क्या अपना enter, ये enter, okay, का enter the classroom, प्यारे बच्चों क्लासरूम। देखिए पहला सेंटेंस फिनिश हो गया, यहां हमको कॉमा मिल रहा है ना, तो कॉमा के स्थान पे हमको क्या लगाना है, देन, ओके, ये लगा दिया हम देन। देन के बाद क्या लिखना है, पीछे के वाक्य को बिल्कुल एज इट इज जोड़ देना है,
तो जोड़ते हैं ऑल स्टूडेंट स्टैंड अप। ये आपका आंसर रहेगा। ये कक्षा 10वीं 12वीं में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको इस यूज के माध्यम से समझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। आप इसको एक दो बार देखने का प्रयास करिएगा और कमेंट करिएगा कि कहीं हमारे पढ़ाने में कौन सी कमी है। यदि कोई कमी है तो कमेंट के सेशन दीजिएगा। मैं आपको इससे अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आप सभी को धन्यवाद।